नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच का एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट की इस डबल बेंच ने इस परीक्षा में जो पूरी मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी, उस पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो। इस भर्ती प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे और जो तमाम अभ्यर्थी थे लाखों की संख्या में, उनका यह आरोप था कि करीब 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। अब हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। अब इसमें पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट थी उसी को रद्द कर दिया है। 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाकर देनी है। यानी एक तरह से ये सरकार की नाकामी है और सरकार की नाकामी पर हाई कोर्ट ने एक तरह से लताड़ लगाई है और सरकार से कहा है कि अब 3 महीने, ये बहुत बड़ा ये स्कैम है, घोटाला है, इसको 3 महीने में फिर से नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार की इस नाकामी पर सरकार के ही वरिष्ठ मंत्री प्रसन्नता जता रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और खुशी जता रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से है कि वो सरकार को ही घेर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया इस फैसले के बाद और उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी, एनडीए की सहयोगी पार्टी जो अपना दल एस है, उसकी नेता अनुप्रिया पटेल ने भी इसे लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसका ये जो दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार करने की का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, उसको बहुत उसकी प्रशंसा की है और उसका स्वागत किया है। पहली बार ऐसा नहीं है कि आरक्षण को लेकर या इस मुद्दे पर उन्होंने पहली बार सरकार को घेरा है। दरअसल हुआ क्या है कि जब से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, तब से उसके पार्टी के भीतर भी हलचल मची हुई है और पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सरकार को, राज्य सरकार को बुरी तरह से घेर रही हैं और एक तरह से इस नाकामी के लिए, यानी उत्तर प्रदेश में जो 62 से 33 सीटों पर वो सिमट गई, करीब करीब आधी सीटें उसकी रह गई, उसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। और वहीं राज्य सरकार के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना बार बार इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व की ओर उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीधे तौर पर वो एक नाम तो उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन कई बार उन्होंने इस तरह की बात की और आत्मचिंतन की बात की, अति आत्मविश्वास की बात की। ये जिस तरह से उन्होंने बातें की वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि उनका निशाना किधर है और निशाना उनका केंद्रीय नेतृत्व की ओर है। केंद्रीय नेतृत्व में भी खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उसको बुरी तरह से शिकस्त मिली। महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा और उत्तर प्रदेश में भी। महाराष्ट्र में भी गठबंधन के दलों के नेताओं की ओर से भी और पार्टी के भीतर से भी ये सुगबुगाहट आ रही है कि इन सारी चीज़ों के लिए केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार था, क्योंकि प्रधानमंत्री के फेस के अलावा किसी दूसरे फेस को आगे नहीं किया गया, किसी राज्य की उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कि स्वयं ये बात कह चुके हैं कि जो राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ जो थीं तमाम, और उन्होंने जो जनहित में काम किए थे, उनका प्रचार प्रसार ही ठीक से नहीं किया गया। तो अब ऐसे उसके 4 जून के बाद जब से ये परिणाम आए हैं, तब से ऐसे कई मौके आए जब सरकार को घेरने की और सरकार के भीतर ये केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस राज्य नेतृत्व, ये विवाद सतह पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जो सहयोगी दलों के जो नेता हों, चाहे वो निषाद पार्टी के संजय निषाद हों, चाहे वो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल हों, चाहे दूसरे या ओम प्रकाश राजभर हों, ये लोग अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको केंद्रीय नेतृत्व की ओर से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बिना उधर से समर्थन मिले ऐसा संभव नहीं था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोनों की लगातार
दिल्ली यात्राओं से भी ये बात पुष्ट होती दिखाई पड़ रही है कि इनके सूत्र या इनको जो ऊर्जा मिल रही है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मिल रही है और इनके सूत्र वहां तक जुड़े हुए हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, दरअसल ये था क्या। हुआ क्या कि 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने, लेकिन उस समायोजन को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में गया, उसको रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। उसके बाद यूपी सरकार ने सबसे पहले 68,500 शिक्षकों सहायक शिक्षकों की भर्ती की, और लेकिन ये भर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई और इसमें सीबीआई ने इस मामले की जांच की। 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में विज्ञापन निकाला और जनवरी 2019 में परीक्षा कराई गई। इस भर्ती में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद सरकार ने मेरिट लिस्ट निकाली। मेरिट लिस्ट आते ही बवाल मच गया, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को विश्वास था, यकीन था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन 4 महीने बाद रिजल्ट की खामियों को खंगालते हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। उनका आरोप था, कैसे ये घोटाला हुआ इसको उन्होंने बताया, और ये बात बाद में साबित भी हुई कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिला केवल 3.86% ही है, जबकि एससी वर्ग को 21% मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो आरक्षण पद्धति अपनाई गई उसके मुताबिक उसको 16.2% जगह ही आरक्षण मिल पाया है। इसे लेकर हंगामा शुरू हुआ, लेकिन सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कहती रही कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण वर्ग से हुआ है, और इस बात को सरकार ने संसद में भी बताया, लेकिन इसको लेकर छात्रों की नाराजगी लगातार बढ़ती गई। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार में नहीं मानी तो हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी माना कि भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और फिर से पूरी मेरिट जारी होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव भी हो गए। उससे पहले भी सरकार ने यह माना कि जो 6800 पद हुए हैं उनमें आरक्षण घोटाला हुआ है और इनकी मेरिट फिर से जारी की जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप था कि केवल 6800 सीटों पर नहीं, बल्कि 19,000 सीटों पर, 19,000 पदों पर यह घोटाला हुआ है आरक्षण का। इस वजह से वो फिर से हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट ने 6800 पदों की मेरिट पर तो रोक लगा ही दी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की, और डबल बेंच ने 19 मार्च 2024 को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, जिसे 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया। यानी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया है, माना है कि आरक्षण में नियमों का पालन नहीं किया गया, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था। और इसीलिए डबल बेंच ने, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को अब आदेश जारी किया है कि वो 3 महीने के भीतर इस मेरिट लिस्ट को निकाले। तो बात हम लोगों की हो रही थी कि किस तरह से सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें हाई कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, जबकि ये सरकार के ऊपर बहुत ही करारा झटका है सरकार के लिए, और सरकार की एक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरक्षण के नियमों को में धांधली करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये कुछ नेता सरकार के साथ में डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अदावत शुरू से रही है। पिछले दिनों कुछ शांत हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से फिर से वो चीज़ें बढ़ने लगी हैं। दूसरी ओर अपना दल एस, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उसकी नेता अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे लोग आरक्षण के इस फैसले पर तो सरकार की नीयत पर संदेह कर ही रहे थे, सरकार को घेर ही रहे थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद और भी मजबूती के साथ वो अब सरकार पर, यानी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। और केवल यही एक मामला नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम मामले हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय में जो संविदा के कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्तियों में आरक्षण का जो तरीका है उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया, ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय में पत्र लिखते हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह से जो कई नेताओं के, चाहे वो पार्टी के हों चाहे वो सहयोगी दलों के हों, उनकी जो एक घेराबंदी हो रही है और माना जा रहा है कि इस घेराबंदी के पीछे केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन है, वो अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में भी उथल पुथल मचाए हुए है। केंद्र में किस तरह से पार्टी में उथल पुथल मची हुई है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। सहयोगी दल वो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, अपने हिसाब से वो फैसले सरकार से करवा रहे हैं और भी कई तरह के दबाव हैं। लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब एक लामबंदी हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो भी किस तरह से दूसरे राज्यों में अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच में एक जो विभाजनकारी स्थितियां हैं उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अब इसका नतीजा क्या निकलना है, चूंकि पहले चुनाव से पहले ही ये माहौल बहुत तेजी से बन गया था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इतनी कमज़ोर स्थिति में सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अब एक और ऐसा मौका मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और सहयोगी दलों के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों के खिलाफ सीधी बातचीत कर रहे हैं, ओपन फोरम पर बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक फोरम पर बातचीत कर रहे हैं। अब ये स्थितियां इस सरकार की स्थिरता को कहां तक प्रभावित करती हैं, केंद्र सरकार की स्थिरता को कहां तक प्रभावित करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये तो तय है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही खेमेबाजी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में जो होने वाले उपचुनाव हैं उनमें भी दिखने के आसार हैं और इससे पहले लोकसभा चुनाव में तो साफ साफ दिख ही चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।